पहलगाम 22 अप्रैल 2025। शहर से थोड़ा दूर बैसारन वैली में लोग छुट्टियां मनाने आए थे। तभी बंदूक लिए हुए कुछ लोग जंगल से निकले। वो लोगों से उनका नाम पूछते हैं और जब तक वो अपना सरनेम बताते उनके सीने में गोली दाग दी जाती है। जैसे ही the sentence was not even properly finished, they shot him here. So nothing left. लोगों को कलमा पढ़ने को कहा गया, यहाँ तक कि उनके पैंट्स तक उतरवाए गए और सिर्फ 20 मिनट में 26 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। कहते हैं ना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ आतंकियों का भी धर्म था और उनके गोली खाने वालों का भी। इस अटैक के बाद सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार इंडिया कुछ बड़ा करेगा और हुआ भी ऐसा ही। 7 मई रात के 1 बजे इंडिया ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप पर अटैक कर दिया। रात के 1:44 पर इंडियन आर्मी एक प्रेस रिलीज करती है और तब देश को पहली बार पता चलता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई सुबह 8 बजे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुल 21 एयरपोर्ट को बंद करने का आदेश देती है। दोपहर 2 बजे सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर अगले दिन एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। रात 11 बजे कई शहरों में सायरन बजते हैं, ब्लैकआउट होता है, आसमान में लाल रोशनी और धमाके गूंज उठते हैं। थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्रालय ये बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, चंडीगढ़, भटिंडा, नाल, फलोदी, उत्तरलई और भुज को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट किया है, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया है। इसी दौरान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की सारी लाइटें बंद करनी पड़ी और ये पिछले 54 साल में पहली बार था जब गोल्डन टेम्पल में पूरी तरीके से अंधेरा हुआ हो। इन सब के जवाब में 8 मई की सुबह 3 बजे हमारी सेना आत्मघाती ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ लॉन्च करती हैं और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। साथ ही सरगोधा और दूसरे एयर बेसिस पर भी टारगेटेड स्ट्राइक किए गए। एक ड्रोन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से भी जा टकराया और स्टेडियम को नुकसान पहुंचा। सेम डे उस स्टेडियम में PSL का मैच होना था, जिसे बाद में पोस्टपोन कर दिया जाता है और खिलाड़ियों को आदेश मिलते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके रावलपिंडी शहर से बाहर निकल जाएं। लाइव मिनट के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन इंसिडेंट के बाद राशिद हुसैन ने अपने साथी खिलाड़ियों के बारे में बताया कि टॉम करन लगातार रोए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डेरेल मिचेल ने कहा, आई विल नेवर कम बैक टू पाकिस्तान अगेन। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। सुबह 11 बजे राजनाथ सिंह और अमित शाह ओपोजिशन को बताते हैं कि मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर और बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। रात 9:30 बजे धर्मशाला में चल रहा पंजाब और दिल्ली का मैच बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि वहां पे कुछ इनपुट्स मिलती हैं कि पाकिस्तान अपनी बिलबिलाहट में यहाँ भी कुछ ड्रोन्स अटैक्स कर सकता है। लाहौर का मशहूर गुंडा गंदे नाले दी पैदाइश। रात 10:30 बजे फॉक्स न्यूज पर यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का एक इंटरव्यू आता है। And have a major conflict. What we've said will de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business. 9 मई सुबह 10 बजे बीसीसीआई अनाउंस करती है कि आईपीएल को 1 वीक के लिए सस्पेंड किया जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इस सीजन को रोक दिया गया है, सस्पेंड कर दी गई है। शाम के 5:30 बजे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेस ब्रीफिंग में बताया जाता है कि पिछले रात पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन हमारे बॉर्डर एरियाज में भेजे थे। सारे ड्रोन तुर्की मेड थे। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। रात 9 बजे न्यूज आती है कि पाकिस्तान ने भी PSL को सस्पेंड कर दिया है। खैर वैसे भी कौन ही देख रहा था। इसके कुछ देर बाद ही जम्मू में जोर से धमाके की आवाज सुनाई देती है। जम्मू में बम गिर गया गाइस, आरसपुरा में चेक करो। इसके जवाब में अगले दिन 10 मई की सुबह 3 बजे इंडिया ने पाकिस्तान के 8 एयर बेसिस पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया। खान बेस में आके गिरा है। ये उनके रनवेज, फाइटर जेट शेल्टर्स और सेफ हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस अटैक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया था।
दोपहर 12 बजे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से फोन पर बात की। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को भी कॉल किया। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई। 2 घंटे बाद 3:35 पे इंडिया के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के पास एक कॉल आता है। इस बार कॉल था पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से। इसके 2 घंटे बाद 5:33 पर डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि दोनों देशों की समझदारी से सीज फायर अनाउंस किया गया है। रुको! ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? इसके बाद सब सही हो गया होगा, राइट? बिल्कुल नहीं। सीज फायर अनाउंस होने के 3 घंटे बाद ही राजस्थान, जम्मू और गुजरात में कई पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए और गोलीबारी भी सुनी गई। यानी साफ है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। पहलगाम में टूरिस्ट्स को मारना वाज नॉट एन एक्सीडेंटल चॉइस। ये एक सोची समझी चाल थी। सोचने वाली बात यह है कि पिछले 25 सालों से टूरिस्ट्स को टारगेट नहीं किया गया, तो अभी ही क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को टूरिज्म से 7500 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था। टूरिज्म इज नंबर 2 रेवेन्यू जनरेटर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसी साल विधानसभा में बताया था कि 2024 में 2 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। टोटल नंबर ऑफ विजिट्स इन यूटी ऑफ J&K और 2 करोड़ 35,90,081। यानी टूरिज्म ही कश्मीर की लाइफ लाइन बन चुकी थी। कश्मीरी लोग खुश थे और पाकिस्तान यही नहीं चाहती थी। इस हमले के बाद कश्मीरी अखबारों ने इतिहास में पहली बार अपना पहला पन्ना काला करके छापा। ब्लॉगर्स वीडियो बना रहे थे कि अब हम कश्मीर कभी नहीं आएंगे। लाल चौक पे खड़े हैं, इसके बाद हम निकल रहे हैं और भाई हम तो कभी कश्मीर आएंगे नहीं जिंदगी में। अटैक के बाद सारे टूरिस्ट वहां से जा रहे थे और शायद इसी के साथ कश्मीरियों की रोजी रोटी भी जा रही थी। जब भी कश्मीर को टूरिस्ट आते हैं तो हमें कुछ न कुछ बहाना होके हमारा टूरिस्ट खत्म हो रहा है। यहाँ पर हम उभर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे थे। ये जो दाग लगा है ना, ये हम पे नहीं, ये इस फ्यूचर पे लगा है। आज सरकार को सामने आकर बोलना चाहिए कि आइए कश्मीर, हम आपको डिस्काउंट भी देंगे और सुरक्षा भी। अगर आपको याद हो 26/11 का ताज होटल अटैक, पूरी दुनिया ने देखा था वो खौफ। सिटी इज अंडर अटैक फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट। लेकिन क्या उसके बाद लोग ताज जाना बंद कर दिए? नहीं। 1 महीने के अंदर ताज होटल रीओपन हुआ और हर कमरा बुक था। वही जज्बा आज कश्मीर के लिए भी जरूरी है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने कुछ कदम उठाए और उनमें से पहला था इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्पोरली सस्पेंड करना। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। दूसरा कदम अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना और जो रोज सुबह शाम सेरेमोनियल रिट्रीट होता था उसे भी कम कर दिया गया। हमारे पास एक वीडियो है जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब देश दर्द में था, तनाव में था, तब वाघा बॉर्डर पर यह सब चल रहा था। पिछले 20 सालों में हमने 26/11 देख लिया है, उरी देख लिया है, पठानकोट देख लिया है, पुलवामा देख लिया है, पर इतना सीरियस मैटर कभी नहीं हुआ। एक टेरर अटैक वो कर सकता है जो हजारों गोलियां भी नहीं कर सकती, और वो ये है कि एक टेरर अटैक से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हो, कम्युनल डिवाइड को और भी वाइड कर सकते हो। देश में मुस्लिम्स के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा था और कश्मीरी स्टूडेंट्स को कॉलेज में मारा पीटा जा रहा था। कश्मीर के 2 लोग उन आतंकवादियों से मिले हुए थे। अगर मैं ये कहूँ तो ज्यादा सही होगा कि 2 कश्मीरी मुस्लिम्स मिले हुए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 2 कश्मीरी मुस्लिम्स के मिले रहने से पूरे देश के मुस्लिम्स आतंकवादी हो गए? जहां एक समय आतंकी हमलों के बाद पूरा देश एकजुट हो जाता था, इस बार वो बटा हुआ दिखा। एक गायनेकोलॉजिस्ट ने एक गर्भवती महिला को इलाज करने से मना कर दिया। उस महिला का बस इतना दोष था कि वो एक मुसलमान थी। चलिए एक खबर सुनाते हैं। खबर 2 साल पुरानी है। डीआरडीओ में एक सीनियर साइंटिस्ट थे, प्रदीप कुरुलकर। ये पाकिस्तानी रैकेट में फंस गए थे और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। फाइनली ये पकड़े गए, लेकिन क्या डीआरडीओ में एक गद्दार होने से पूरे डीआरडीओ को बंद कर दोगे क्या? पंजाब पुलिस ने कुछ दिन पहले 2 आर्मी जवान हरप्रीत सिंह और गुरवेज सिंह को गिरफ्तार किया, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप पूरे आर्मी को बॉयकॉट कर दोगे?
या फिर पूरी सिख कम्युनिटी को ही बॉयकॉट कर दोगे? 200 रुपए, जी हाँ 200 रुपए में देश को बेच डाला एक गुजराती ने जब वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। तो क्या आप सभी गुजरातियों को गद्दार कहोगे? नहीं, ऐसा आप नहीं करोगे। तो फिर अगर 2 कश्मीरी मुस्लिम किसी टेरर ग्रुप से मिले हुए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कश्मीरी, हर मुस्लिम देशद्रोही है। आजकल लोग मुसलमानों से सब्जी खरीदने से मना कर दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही अलग अलग स्टेट से मुसलमानों के प्रति नफरत भरी हुई वीडियोज आई है हमारे देश से, जहां लोग आजकल मुसलमानों के धनिया को बॉयकॉट करते नजर आ रहे हैं। भले हाथ में फोन चाइना का हो, गाड़ी में फ्यूल तुर्की का हो, यहाँ तक कि हम नमक, सीमेंट, फ्रूट्स, नट्स, इवन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स तक तुर्की से इंपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट करता है। सऊदी अरबिया, ईरान और चाइना को तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ तुर्की की बात करें तो तुर्की से हम $2.5 बिलियन, जी हाँ 22,000 करोड़ से ज्यादा की चीजें 2024 में इंपोर्ट कर चुके हैं। और हमारे यहाँ लोग ये सोचते हैं कि मुसलमानों को बॉयकॉट करके उनसे 10 रुपए की धनिया और 20 रुपए की सब्जी ना खरीद के आतंकवाद रोक लेंगे। तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। पहलगाम के बाद देश ने जो हिंदू मुस्लिम नफरत देखा है वो आज तक कोई और हमला देश में नहीं कर पाया। शायद आतंकियों को भी यही चाहिए था, डर, आतंक, मतभेद, रंजिश, शक और नफरत का माहौल हो, और इसमें वो लोग सक्सेसफुल भी रहे। यहाँ तक कि एक नेवी ऑफिसर की विधवा तक को नहीं बख्शा गया क्योंकि उन्होंने एकता और इंसानियत की बात कर दी। इसके बाद एक विधवा को किस तरीके से सोशल मीडिया पर बेइज्जत किया गया, गालियां बकी गई, एंटी नेशनल कहा गया, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, रेप थ्रेट्स तक मिले। अरे पति खोया है उसने अपना। और जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को बीच बचाव में आना पड़ा। और पता है हद कब हो गई, जब हमने नीरज चोपड़ा को भी नहीं छोड़ा। हमारे इतने बड़े देश में उंगली पर गिन के सिर्फ 2 ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उन्हें, उनकी फैमिली और उनके रेप्यूटेशन को भी हमने गाली देकर तार तार कर दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि नीरज के संबंध पाकिस्तानी प्लेयर से अच्छे हैं और उनकी माँ अमन और भाईचारे के बारे में बात कर चुकी है। हमने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री तक को नहीं छोड़ा। ये हमारी इज्जत और हमारी औकात रह गई है आज के डेट में। यही सब वो रीजन है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये अटैक आतंकियों के लिए काफी सक्सेसफुल रहा है। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी को ये मन की बात में कहना पड़ा कि हमारी एकता ही आतंकियों को सही मायने में हरा सकती है। और ये आज कोई नई स्टेटमेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी दशकों से यही कहते आ रहे हैं कि आतंकियों का मकसद है हमें बांटना। आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। इस देश की एकता और इस देश की शांति, ये मेरा भी कमिटमेंट है। इन सब घटनाओं के बीच लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर भी कुछ इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें लोगों ने मूर्खता की सारी हदें पार कर दी। इन अंकल जी से मिलिए, भारत से जाकर लंदन में तो सेटल हो गए, लेकिन देशभक्ति का जज्बा 1 इंच भी कम नहीं हुआ। हमारे भारत से इतने साल दूर रहे हैं कि शायद ये भूल गए हैं कि हमारा तिरंगा सीधा कैसे लगता है और उल्टा कैसे। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी या कॉमेडी इस बात में है कि जिस देश ने हम पे सदियों तक राज किया, हमें लूटा, हमें कंगाल बनाया, हमें बांटा, उस देश में जाकर हम अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे हैं। देश में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन इस बार हमारी सरकार हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही थी। पाकिस्तान के सारे आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन, इवन क्रिकेट प्लेयर्स के इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल और ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया। पाकिस्तान का कोई भी कंटेंट इंडिया में वेलकम नहीं था, सिवाय न्यूज चैनल्स पर इन जोकर्स के। इस बंदे का नाम ही मेजर सूर होगा ना, सूर होगा वो ना, सूअर की तरफ भौंकेगा। तुम्हारे हाथों से मैं बिरयानी बनवाऊंगा और लिटा लिटा के तुम्हें मिट्टी और कीचड़ में, तुम्हें बाहर धूप में बिठा के रखूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। गाँव मुतर पिलाऊंगा तुम्हें, गाँव मुतर, या इस चप्पल को गाँव पी ले तेरे मुंह में, पी ले पानी की जगह पियो। इसे दिमाग खराब तो था और है और हमेशा रहेगा। एक जंग हमारी सरकार और मिलिट्री फोर्सेस लड़ रही थी, वहीं दूसरी जंग न्यूज स्टूडियोज में लड़ी जा रही थी। हमने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? भगोड़े, अरे भगोड़े, भगोड़े हामिद खान, अरे भगोड़े नंबर 1, भगोड़ा, भगोड़ा हो तुम, भगोड़ा लंदन में बैठे हुए भगोड़े, लंदन में बैठे हुए भगोड़े हामिद खान, भगोड़े नंबर 1, भगोड़ा, भगोड़ा हामिद, पसीने आ रहे हैं भगोड़े। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भगोड़े, अरे भगोड़े।
आर्मी को फिर भी दिन हफ्ते लग रहे होंगे स्ट्रेटजी बनाने में, लेकिन न्यूज चैनल्स वाले घंटों के हिसाब से पाकिस्तान के शहर पर कब्जा कर रहे थे। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो। 10 बजे रावलपिंडी, 11 बजे लाहौर और 12 बजे तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर चुके थे। ये लोग असीम मुनीर को अरेस्ट करवा चुके थे। ये सब देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि फिर शहबाज शरीफ से इन्होंने सरेंडर करवा दिया। ऐसा लग रहा था कि इस बार छठ सिंधु नदी के किनारे ही मनाएंगे कि तभी फिर मैंने ये देख लिया और फिर समझ में आया कि आज न्यूज वाले कॉमेडी कर रहे हैं। भरोसा नहीं करता और चीन इस समय खुद बड़ी बुरी हालत में है बिकॉज ऑफ श्री मैकडोनाल्ड ट्रंप। जब ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो हर कोने से अलग अलग फेक न्यूज आ रही होती है। आइडियली मीडिया वालों का काम होता है कि फेक न्यूज को फिल्टर करे, फैक्ट चेक करे और सिर्फ सच लोगों तक पहुंचाए, लेकिन अपने यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मीडिया वाले ही फेक न्यूज परोस रहे हैं और हमें ये काम दिया गया है कि आप पता लगाओ कि इसमें असली क्या है और नकली क्या। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे। वो हम पर हमला करे, फिर देखिए मजा क्या आता है, फिर देखिए मजा क्या आता है। अगली ब्रह्मोस यानी आसिम मुनीर के ऑफिस के अंदर मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि एक बार मुनीर अटैक कर, एक बार मुनीर अटैक कर दे, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। मीडिया वालों को ये सर्कस लग रहा है, लेकिन हालात के सीरियसनेस का उन्हें अंदाजा तक नहीं है। 10 तारीख को पाकिस्तान के ड्रोन अटैक में 4 इंडियन सिविलियंस की मौत हुई थी। उनमें एक 2 साल की बच्ची शामिल थी। लोग मर रहे थे, खून बहाया जा रहा था, लेकिन मीडिया के लिए एक बस मजाक था। वहाँ एक मौलाना थे, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक में उनकी भी जान चली गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। हमारी मीडिया ने बिना किसी फैक्ट चेक किए ये कह दिया कि वो तो आतंकवादी संगठन का आदमी था, वो आतंकवादी था। बाद में वहाँ की पुलिस ने खुद क्लैरिफिकेशन दिया कि कोई आतंकवादी नहीं था, हमारा अपना मरा है। तो ये हाल हो चुकी है हमारी इंडियन मीडिया की। तो अगर सरकार को सच में कुछ बैन करना है तो इन न्यूज चैनल्स को बैन करिए, उनके एंकर्स को रोकिए जो न्यूज स्टूडियोज के एसी में बैठकर देश के ट्रेजेडी में टीआरपी का सर्कस करते हैं। इतनी बड़ी झूठ। अगर हमारे लिए कोई न्यूज है जो इंटरनेशनल लेवल पर दिखानी जानी चाहिए तो वो अब्दुल रऊफ अजहर की मारे जाने की खबर है। रऊफ अजहर IC-814 एरोप्लेन हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। तो हमें ये दुनिया को दिखाने की जरूरत थी कि हमने कितने बड़े टेररिस्ट को मार गिराया है। और जो पाकिस्तान हमेशा बोलता था कि टेररिस्ट हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता कि मौलाना मसूद अजहर कहाँ है। उन्हीं के घर के 14 लोगों को हमने मार गिराया है। और उसके बाद जिस तरह से फ्यूनरल हुआ और फ्यूनरल में पाकिस्तान सरकार के और बड़े बड़े आर्मी ऑफिशियल आए, वो हमें दुनिया को दिखाने की जरूरत थी। ये YouTube वाले वीडियो पुराने 100 साल पुराने वीडियो निकाल के चला देते हैं, कहते हैं कि कल दुनिया खत्म होने वाली है, कुछ भी झूठ फैलाते हैं दोस्तों। हटाओ इसको, बेकार आदमी। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर है, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी कश्मीर का सपना छोड़ना नहीं चाहता। पहलगाम अटैक से हफ्ते भर पहले पाकिस्तानी आर्मी जनरल असीम मुनीर का ये वीडियो देखिए। Stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. जनरल मुनीर उसी अंकल की तरह लगते हैं जो 5 पैग लगाकर बोलते हैं कि हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। इनकी खुद की जीडीपी इनसे संभाली नहीं जा रही और ये कश्मीर लेने चले हैं। IMF अगर पैसे देने बंद कर दे तो इनका देश खुद बर्बाद हो जाएगा। आप आतंकियों के सपने में जी रहे हो जनरल साहब, लेकिन जनता को तो आटा चाहिए, रोटी चाहिए, बिजली चाहिए। हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को बार बार धूल चटाई है। 1971 में उन्हें 2 भागों में बांट दिया, कारगिल में उनकी हवा टाइट कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक से उनके आंसू बहाए और अब ऑपरेशन सिंदूर से उनके 100 से ज्यादा आतंकियों को रातों रात मार गिराया है। उरी का बदला हमने जमीनी रास्ते से घुसकर लिया था, पठानकोट का बदला एयर स्ट्राइक से लिया, लेकिन पहलगाम में हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। तो अब वार की परिभाषा भी बदल रही है। पहले टैंक और फौज लड़ा करती थी, ये चीजें हमने 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम में देख लिया था। जब पार्लियामेंट अटैक के बाद हम अपनी 5 लाख से भी ज्यादा फौज पाकिस्तानी बॉर्डर पर खड़े कर दिए थे। फिर पाकिस्तान अपनी मदद के लिए अमेरिका के पास गया था और उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ये युद्ध होते होते रोका था। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियो लाएं तो आप कमेंट में ऑपरेशन पराक्रम लिख दो।
लेकिन अब सिर्फ मिलिट्री हमले से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी कूटनीति और डिप्लोमेसी को तेज करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर एक टेरर स्टेट डिक्लेयर करवा सकते हैं? ओसामा बिन लादेन तो एक एग्जाम्पल था, दुनिया के सारे आतंकी तो वहीं पड़े हुए हैं। रिटायरमेंट होम बना लिया है आतंकवादियों ने पाकिस्तान को। आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर सच में पाकिस्तान को घेरना है तो अपना विश्व गुरु स्टेटस दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान को हर जगह से घेरना पड़ेगा, वो यूएन हो या फिर IMF। इकोनॉमिकली वॉर करना पड़ेगा। इंडिया को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो भी चिल्लाएंगे, हम भी चिल्लाएंगे और फिर कुछ दिन बाद लोग इसे भूल जाएंगे और फिर कुछ साल बाद ऐसी ही घटना दोबारा घटित होगी। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, इन वॉर देयर आर नो विनर्स ओनली विडोज। जंग चाहे बॉर्डर पर हो या पॉलिटिक्स के नाम पर, असली कीमत तो आम लोग ही चुकाते हैं। किसी का बेटा चला जाता है, किसी का पति तो किसी का भाई, और जब ऐसे हमले होते हैं, लोग मरते हैं, तो सिर्फ गुस्से का नहीं, एक डर का माहौल भी बन जाता है। डर इस बात का नहीं कि क्या होगा, डर इस बात का कि कब तक चलेगा। कितनी और माओं की गोद सुनी होगी, हमारी कितनी और बहनें विधवा होंगी, और कब तक देश के जवान अपनी जवानी शहीद करते रहेंगे। हमें सिर्फ बदला नहीं, बदलाव चाहिए। ऐसा बदलाव जो हमें जंग नहीं, अमन की तरफ ले जाए। ऐसा बदलाव जो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दिलों में भी हो, ताकि कल जब हम अपने बच्चों को देशभक्ति के बारे में बताएं तो सिर्फ लहू नहीं, एक बेहतर कल दिखाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।